Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Mohammad Furqan and welcome back to the class of Management Accounting, that is F2. Sir, today is a new topic. We have alternative costing principles. कॉस्टिंग जो है वो हमने बहुत सारी कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स देखे हैं अभी तक, और आज हमारे पास कॉस्टिंग के कुछ नए प्रिंसिपल्स हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ नए कॉस्टिंग के सिस्टम्स हैं। सिर्फ कॉस्टिंग की मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कॉस्टिंग और फर्दर किस किस तरह की जा सकती है किसी भी चीज़ की। द नंबर वन कॉन्सेप्ट इज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ठीक है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट की कंप्लीट लाइफ है, कि आप एक प्रोडक्ट का स्टार्ट से लेके प्रोडक्ट के डिजाइन से लेके प्रोडक्ट के डिस्पोजल तक कंप्लीट उसकी लाइफ की सारी कॉस्ट एक साथ निकाल लेते हो और सारा उसका प्रॉफिट, सारा रेवेन्यू एक साथ आप चेक कर सकते हो। ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं। सर, दूसरी टेक्निक हमारे पास टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग को भी देख लेते हैं। देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। दीज आर द फोर मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम व्हिच वी विल डिस्कस वन बाय वन। पहले आते हैं लाइफ साइकिल प्रोडक्ट पे। ये सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, बस आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज या एमटीक्यूज वगैरह में टेस्ट होते हैं ताकि ये चीजें आपको क्लियर हो और इसमें आपके मार्क्स अच्छे स्कोर हो जाए। सर, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बाय नेम सजेस्ट लाइफ साइकिल प्रोडक्ट। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम उस प्रोडक्ट की डिजाइन से लेके प्रोडक्ट के डिस्पोजल तक, प्रोडक्ट की जितनी लाइफ होगी, जो भी लाइफ हमने एस्टिमेट की हुई इस प्रोडक्ट की, उसकी कंप्लीट स्टार्ट से लेके फ्यूचर तक की जितनी भी कॉस्टिंग करोगी वो, और स्टार्ट से लेके फ्यूचर तक जितना रेवेन्यू वो कमा के देगी प्रोडक्ट, वो सारा का सारा हम एस्टिमेट कर लेते हैं और फिर हम उसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ताकि हमें पता चलता है होल लाइफ साइकिल प्रोडक्ट रेवेन्यू, कि उस प्रोडक्ट से जितना होल लाइफ साइकिल प्रोडक्ट रेवेन्यू कितना आएगा, एक नंबर, और प्लस होल लाइफ साइकिल प्रोडक्ट कॉस्ट, कि उसकी प्रोडक्ट की अगर जितनी पूरी लाइफ है, जब तक वो चलेगा, जब तक वो बिकेगा, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। सो वी हैव होल लाइफ साइकिल प्रोडक्ट रेवेन्यू। अब सर, इसकी एग्जांपल क्यों है, क्यों हम इस तरह कर रहे हैं, क्यों हम एक साथ सारी कॉस्ट को एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, क्यों हम एक साथ सारे रेवेन्यू को एस्टिमेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल सैमसंग कंपनी है। अब सैमसंग कंपनी है, सैमसंग का एक प्रोडक्ट नहीं, सैमसंग के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी हैं, टीवी भी है, एलईडीज भी हैं, फोन्स भी हैं, वॉशिंग मशीन्स भी हैं, और फर्दर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी हैं। तो अगर मैं ये करूं कि सारे प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू एक साथ अपने प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स के नाम पे ले लूं और सारी वर्किंग एक जगह पे कर लूं, एक नॉर्मल जिस तरह मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाता हूं, तो सर हर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल डिफरेंट है, हर प्रोडक्ट का एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू देने की वाली लाइफ डिफरेंट है। अगर मैं सबको ऐड करके एक प्रॉफिट निकाल लूंगा तो मुझे उस प्रॉफिट के नंबर से ये पता नहीं चलेगा कि विच प्रोडक्ट इज मोर बेनिफिशियल इन लॉन्ग टर्म एंड विच प्रोडक्ट इज नॉट बेनिफिशियल इन लॉन्ग टर्म। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट इस तरह के होते हैं जिनकी जो यूजफुल लाइफ होती है, जिनकी जो मार्केट लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, वो लिमिटेड होती है, क्योंकि वो उस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे होते हैं, उसकी नेचर इस तरह की होती है। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, अब सैमसंग फोन बना रहा है डिफरेंट, अब हर साल एक नया मॉडल अपडेट हो जाता है, हर साल एक नई चीज अपडेट हो जाती है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसमें चेंजेस बहुत जल्दी फास्ट आती हैं। तो जो प्रोडक्ट होती है ना वो ऑब्सोलीट जल्दी हो जाती है, प्रोडक्ट की लाइफ और जो उसकी रिमेनिंग मार्केट होती है वो लिमिटेड रहती है, क्योंकि कंज्यूमर फॉरन शिफ्ट कर लेता है अपडेटेड टेक्नोलॉजी। जो नया मॉडल आ जाएगा फॉरन उसकी प्रोडक्ट की पिछले प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हो जाएगी। तो उसको अगर आप अपने नॉर्मल पीएनएल का पार्ट बनाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा प्रोडक्ट आपको एक्चुअली कमा के दे रहा है और कौन सा प्रोडक्ट आपको एक्चुअली लॉस करके दे रहा है। तो जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं और उसके अंदर लाइफ के बड़े अनसर्टेनिटीज होती हैं, लाइफ अनसर्टन लाइफ होती है इन प्रोडक्ट्स की, क्योंकि आप ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी नेचर ऑफ प्रोडक्ट में ऑपरेट कर रहे होते हो जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रही होती हैं। तो इसके अंदर फिर आपको पीएनएल प्रॉफिटेबिलिटी आपको सूट नहीं करती, आपको प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी सूट करती है। ठीक है, पीएनएल प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है, जो नॉर्मल पीएनएल हम बनाते हैं, अगर इस तरह की कंपनी होती है जिसमें लाइफ का इतना मसला नहीं होता प्रोडक्ट का और वो चलती रहती सालों साल तक, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिटेबिलिटी बनाते हैं और सारी प्रॉफिट, सारे सेल्स, सारी प्रोडक्ट्स जमा करके एक जगह हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रिएट करते हैं। लेकिन क्योंकि हम इस तरह की इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं, इस तरह के बिजनेस में हम काम करते हैं जहां हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और सबकी डिफरेंट डिफरेंट लाइफ है और उनके अंदर चेंजेस इतनी फ्रीक्वेंटली आती हैं कि उसका रेवेन्यू और उसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी अफेक्ट हो जाती है। तो सर इस केस में फिर हमें जो प्रॉफिटेबिलिटी सूट करती है वो प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी सूट करती है। इसकी वजह ये कि अगर एक चीज ऐसी है जिसमें फ्रीक्वेंटली चेंजेस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप फिर ये करो, फिर कॉस्टिंग आपको ये कहती है कि आप इसकी सारी फ्यूचर की लाइफ एस्टिमेट कर लो, ठीक है ना, और फिर उसकी सारी फ्यूचर की कॉस्ट भी एस्टिमेट कर लो, ताकि आपको ये पता चले कि अगर मुझे फ्यूचर में वाकई इतने कॉस्ट इंकर करनी तो मैं उसमें मजीद क्या स्मार्टनेस दिखा के फर्दर इसको एफिशिएंट कर सकता हूँ, फर्दर इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ कि फ्यूचर की कॉस्ट को मैं कंट्रोल कर लूँ। क्योंकि मुझे पता है कि इसकी लिमिटेड लाइफ है, तो लिमिटेड लाइफ में मुझे लिमिटेड कॉस्ट इंकर करनी, तो लिमिटेड कॉस्ट मुझे इंकर करनी, तो
तो वो आपको फिर ये एडवाइस करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको ये एडवाइस करती है कि आप फ्यूचर की कॉस्ट को देख लें और इसमें देख लें कि इसमें फर्दर ऑप्टिमाइजेशन, फर्दर कॉस्ट कट कहाँ कहाँ हो सकता है, ताकि आपकी कॉस्ट कंट्रोल में आ जाए और आपको प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी बना ले, ताकि आपको पता लगे कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपको कितना प्रॉफिट इन फ्यूचर पे ऑफ कर सकता है, इसकी कंप्लीट लाइफ पे कितना कर सकता है। अगर आप इसको क्लब कर लेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ, तो आपको जो प्रोडक्ट एक्चुअली आपको कमा के लॉन्ग टर्म में दे रहा है वो भी आप सही तरह इसको गेज नहीं कर पाएंगे, और जो प्रोडक्ट आपको लॉन्ग टर्म में कमा दे रहा है वो भी आपको गेज नहीं कर पाएंगे। इट विल बी जस्ट मिक्स। तो इसकी वजह से P&L प्रॉफिटेबिलिटी कुछ जगहों पे फिर सूट नहीं हो रही होती है और आपको प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी भी आना पड़ता है। इसमें आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट की होल लाइफ साइकिल की कॉस्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट के होल लाइफ साइकिल का रेवेन्यू ले लेते हैं और फिर इसमें आप टोटल इसका प्रॉफिट देख लेते हैं। तो दिस इज अबाउट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। और वो इस तरह की इंडस्ट्रीज में हो रहा होता है जहां अल्टीमेटली बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहे होते हैं, जस्ट लाइक मोबाइल फोन्स, आईफोन्स हो गए, सैमसंग हो गए, इस तरह की चीजें जहां पे फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहे होते हैं, कस्टमर फॉरन शिफ्ट कर रहा होता है चीजों पर, तो आपकी जो पुरानी प्रोडक्ट होती है वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है। अब सर दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास टारगेट कॉस्टिंग। What is target costing? This is also the modern technique of costing. अब सर टारगेट कॉस्टिंग क्या है? पहले कॉस्टिंग किस तरह की होती थी? पहले ट्रेडिशनल बेस के अंदर कॉस्टिंग किस तरह की होती थी? अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करता था कि रॉ मटेरियल लाता था, रॉ मटेरियल के अंदर चीजें ऐड करता था, प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट बनता था, प्रोडक्शन प्रोसेस में सारी लेबर की कॉस्ट लग रही है, ओवरहेड की कॉस्ट लग रही है, इनडायरेक्ट कॉस्ट लग रही है, डायरेक्ट कॉस्ट लग रही है, वो सारी कॉस्ट ऐड होने के बाद एक कॉस्ट का फाइनल नंबर बनता था। फिर फाइनल नंबर बनने के बाद उसमें कंपनी अपना डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन ऐड करती थी। फिर उसके बाद इसका एक कोई ना कोई, जब प्रॉफिट मार्जिन ऐड होने के बाद एक सेलिंग प्राइस निकलती थी। अब सर वो सेलिंग प्राइस जब आप कस्टमर को बेचने जाते हो तो आपको पता चलता है कि मार्केट के अंदर तो और भी कंपनीज है जो बेच रही हैं। अब फॉर सपोज आपकी सेलिंग प्राइस अगर नॉर्मल मार्केट प्राइस से ऊपर चली गई और कंपटीशन बहुत इंटेंस है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कोई भी कस्टमर आपसे ओवर प्राइस चीज नहीं खरीदेगा। अब आपने क्या कॉस्टिंग फॉलो की, आपने चीजों को सिंपली रॉ मटेरियल परचेज किया, उसमें चीजें ऐड की, कॉस्ट बनाई, प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजारा उसको, अपनी कॉस्टिंग सारी ऐड की, उसमें अपना डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और आपने जो सेलिंग प्राइस बन गई वो सेलिंग प्राइस आपकी मार्केट प्राइस से आगे निकल गई। अब आप ये मसला फेस कर रहे हो कि आपका जो कस्टमर है उसको आप कैश नहीं कर पा रहे क्योंकि आप एक चीज महंगी बेच रहे हो और आपका कंपटीटर उस चीज को थोड़ा सस्ते में बेच रहे हैं। तो सर इसका मतलब ये ट्रेडिशनल वे ऑफ कॉस्टिंग जो था ना, ये थोड़ा सा सूट नहीं कर रहा अब आगे जाकर। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत इंटेंस है और कंपटीशन सिर्फ प्राइस की बेस पे चल रहा है। कस्टमर को थोड़ा सा भी डिफरेंस अगर मिलेगा ना तो कस्टमर फॉरन शिफ्ट कर जाएगा और आप सस्टेन नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म के अंदर। तो इसका मतलब सर दिस कॉस्टिंग सिस्टम इज नॉट प्रेफरेबल राइट नाउ। तो दूसरा कॉस्टिंग सिस्टम बाय टाइम क्या इवॉल्व हुआ? टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग का मतलब क्या है कि आप एक टारगेट कॉस्ट सेट कर लो। टारगेट कॉस्ट सेट करने का मतलब क्या है कि आप डे वन से ये नहीं करोगे जो कॉस्ट बनी फिर इसमें मैं चीजें ऐड करूं, फिर मुझे बाद में जाकर पता चलेगा कि मेरी कॉस्ट क्या बनी और फिर मैं इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करूं, फिर मैं सेलिंग प्राइस निकालूं। क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री का पार्ट है, आप कंपटीशन में फॉल कर रहे हैं, आप कंपटीशन इंडस्ट्री में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप पहले देखें कि फेयर मार्केट प्राइस कितनी है, जिस प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं उसकी फेयर मार्केट प्राइस कितनी है इस वक्त। ठीक है, आप पहले इसकी फेयर मार्केट प्राइस देख लें मार्केट में कि कस्टमर कितने पे उसको बाय करना चाह रहे हैं और दूसरे कॉम्पिटिटर्स जो है वो उसको मार्केट में कितना में सेल करते हैं। फिर उसमें से आप अपना प्रॉफिट मार्जिन, डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी का है वो लेस करते हैं। क्योंकि सेलिंग प्राइस जो होती है ना, सेलिंग प्राइस में दो चीजें मेन कंपोनेंट होता है, एक तो होती है कॉस्ट, दूसरा होता है प्रॉफिट मार्जिन। तो अगर आपने सेलिंग प्राइस मार्केट वाली रखनी तो आपने मार्केट से सेलिंग प्राइस उठाई, उसमें से कंपनी ने अपना डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन लेस कर दिया, तो बैलेंसिंग कंपोनेंट हमेशा उसको रहेगा कॉस्ट। सर दिस इज योर टारगेट कॉस्ट। अभी तक कॉस्ट आपने एक्चुअली कैलकुलेट नहीं की, आपने सिर्फ मार्केट से प्राइस उठाई है, अपना प्रॉफिट मार्जिन लेस किया और आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन लेस किया और आपने इसको देखा कि दिस इज माय डिजायर्ड कॉस्ट, दिस इज माय टारगेट कॉस्ट, ये मेरा टारगेट है। अभी मैं अपनी एक्चुअल प्रोडक्शन में जाऊंगा, अपनी कॉस्ट को देखूंगा, फिर मुझे पता लगेगा कि क्या मैं अपनी टारगेट कॉस्ट को अचीव कर पाता हूं नहीं कर पाता, मुझे कॉस्ट का नंबर ये चाहिए। तो मैंने क्या किया, मार्केट से सेलिंग प्राइस ली और अपने डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन को लेस किया और अब मैं अपनी टारगेट कॉस्ट के नंबर पे आ गया। अब सर मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने एक्चुअली प्रोडक्शन किया, मैं एक्चुअली प्रोडक्शन पे गया, मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, मैंने प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा रन किया, मैंने सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्टिंग करके फिर मैं आया फाइनल कॉस्ट के नंबर पे। तो मैंने देखा कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट तो टारगेट कॉस्ट से थोड़ी ऊपर चली गई, या मेरी एक्चुअल कॉस्ट टारगेट कॉस्ट से डिफरेंट है। तो सर अगर मेरी एक्चुअल कॉस्ट मेरी टारगेट कॉस्ट से डिफरेंट है तो इसका मतलब यह है कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए स्टिल आई एम इन अ गैप, मैं एक गैप पे खड़ा हूं, मैंने अभी तक अपनी टारगेट कॉस्ट अचीव नहीं की। ठीक है, मैंने एक्चुअल जो प्रोडक्शन रन किया तो एक्चुअल कॉस्ट कुछ और आ गई और टारगेट कॉस्ट कुछ और थी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा टारगेट कॉस्ट अचीव करने के लिए?
सर अगर मुझे टारगेट कॉस्ट अचीव करनी है तो क्या मैं अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा दूं, क्योंकि मेरी टारगेट कॉस्ट तो कम थी और एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आ गई। तो अब मैं अगर सेलिंग प्राइस बढ़ाऊंगा तो सेलिंग प्राइस में एक चीज है, मेरा मार्जिन वो तो फिक्स्ड है, कंपनी उसके लिए तो ऑपरेट कर रही है, उसको मैं कम नहीं कर सकता। और दूसरा कंपोनेंट क्या है सेलिंग प्राइस के अंदर, कॉस्ट। तो अगर मैं अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ा देता हूं उस गैप से, तो सर सेलिंग प्राइस मेरी इन्फ्लेट हो जाएगी और कस्टमर अल्टीमेटली ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन मेरे पास एक चीज नहीं लेगा। इसका मतलब सेलिंग प्राइस वाला ऑप्शन तो मेरे लिए फीजिबल नहीं है। ठीक है, सेलिंग प्राइस वाला ऑप्शन मेरे लिए बिल्कुल फीजिबल नहीं है, मैं सेलिंग प्राइस बढ़ा ही नहीं सकता, ये बिल्कुल एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, मुझे प्राइस पे ही खेलना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं प्रॉफिट मार्जिन कम कर दूं अपना, दूसरा ऑप्शन है। नहीं, प्रॉफिट मार्जिन भी कम नहीं कर सकता, क्यों सर? प्रॉफिट मार्जिन अगर कम कर दूंगा तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, रनिंग बिजनेस है, वो तो उसका ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो जाएगा अगर मैं प्रॉफिट खत्म कर दूंगा तो। क्योंकि कंपनी बनी किस लिए, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करने के लिए बनी है। अगर मैं डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन अचीव नहीं करूंगा तो अल्टीमेटली मेरे इन्वेस्टर्स जो है मुझे, मैं उनको अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे पाऊंगा, प्रॉफिट जब मैं अर्न नहीं करूंगा तो इसका मतलब ये दो चीजें तो नहीं हो सकती। अब तीसरी चीज ये हो सकती है कि सर आपको कॉस्ट कंट्रोल करनी पड़ेगी, यू हैव टू कंट्रोल द कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल करनी पड़ेगी विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी। आप क्या करें, अपनी कॉस्ट को देखें, जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर हो गई ना, इसमें देखें वेस्टेज कितनी है, इसमें देखें आपने चीज महंगी कितनी ली है, आपने कौन से सप्लायर से डील की है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। रिड्यूसिंग वेस्टेज, आपको वेस्टेज चेक करना पड़ेगा, आपकी वेस्टेज कुछ ज्यादा तो नहीं है और आपकी मशीन में कोई फॉल्ट तो नहीं है, आपने कोई ऐसा रॉ मटेरियल ऐसा तो नहीं लिया जिसमें वेस्टेज ज्यादा हो रही है। आप अपने सप्लायर से बल्क परचेज पर डिस्काउंट निगोशिएट करें तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। आप अपनी प्रोडक्ट को, अपने रॉ मटेरियल को देखें कि इसमें कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में यूज कर सकता हो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा अपनी एक्चुअल कॉस्ट को अपने टारगेट कॉस्ट पे ला सकते हो, और फिर टारगेट कॉस्ट जब आप अचीव कर लेंगे तो आप अल्टीमेटली उस टारगेट प्राइस पे आ जाएंगे जो मार्केट में बिक्री है, और आप बिजनेस को सस्टेन कर पाएंगे अल्टीमेटली। फॉर एग्जाम्पल, एक एसी है, ठीक है, जिसकी मार्केट प्राइस 1 लाख रुपए, मैंने मार्केट से उठाई। टारगेट कॉस्टिंग का तरीका ये कि आपने प्राइस मार्केट से उठानी होती है, अपना डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन से लेस करना होता है, और जो नंबर आता है दैट इज योर टारगेट कॉस्ट। फिर आपको अपनी एक्चुअल कॉस्ट को अपना टारगेट पे लाना पड़ता है बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज, बल्क परचेज डिस्काउंट, सब्स्टिट्यूट मटेरियल परचेज एंड अदर थिंग्स। अभी 90,000 जो है ना, ये मेरी टारगेट कॉस्ट है। अब मैं अपनी टीम प्रोडक्शन टीम को बोलूंगा भाई 90,000 में ही काम करना है आपको, अपनी कॉस्ट को कम करो, अपनी कॉस्ट को देखो, ऑप्टिमाइज करो, देखो उसमें क्या क्या मसले आ रहे हैं कि 90,000 में कॉस्ट क्यों नहीं आ रही। तो दिस इज द टारगेट कॉस्ट। और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं सर? प्रोडक्टिव कॉस्ट प्लानिंग हो जाती है आपकी, ठीक है ना, आपको पता लग जाता है कि यार मुझे मेरी टारगेट कॉस्ट इतनी है ना, तो मुझे वेस्टेज वगैरह सब चीजों से बड़ा भी केयरफुल रहना है, और कॉस्ट के अंदर पूरा केयरफुल रहना पड़ेगा। मैं कहीं भी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग कर नहीं कर सकता, तो मुझे अपनी चीजों को बहुत ही केयरफुली देखना पड़ेगा, पूरी प्लानिंग देखनी पड़ेगी मुझे। फिर जब मेरे पास इस तरह का टारगेट होता है ना, तो मैं कंटिन्यूअसली ये सोच रहा होता हूँ, रिसर्च कर रहा होता हूँ कि यार इस पूरे प्रोसेस के अंदर, पूरे प्रोडक्शन रन के अंदर मैं कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ, कहाँ कहाँ मैं कॉस्ट बचा सकता हूँ, कहाँ कहाँ मैं चीजों को एफिशिएंसी ला सकता हूँ। तो एक मेरी इंप्रूवमेंट प्लान मेरा चल रहा होता है साथ साथ, क्योंकि मेरे पास एक लिमिट होती है, कैपिंग होती है। फिर मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग होती है इसके अंदर, क्योंकि आपने प्राइस कहां से उठाई, मार्केट से उठाई। आप अपनी मर्जी की प्राइस कोट नहीं कर सकते, आपको मार्केट में जो कस्टमर प्राइस पे कर रहा है, जो कंपेटिटर्स प्राइस ऑफर कर रहे हैं ना, आपको उसी पे रहना है या उससे कंपेयर रहना है। तो आप क्या करते हो, आप हमेशा कंपेरेटिव रहते हो, आप हमेशा कंपेरेटिव रहते हो, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है, उसकी प्राइस पे चलना पड़ता है। अब सर ये किन जगहों पे होता है, जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, जहां चीजें बहुत ज्यादा इंटेंस होती है, कंपटीशन बहुत होता है। फॉर एग्जांपल एफएमसीजी सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, इस तरह की इंडस्ट्रीज के अंदर, ये हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के अंदर, ये इतना कंपटीशन होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, अपनी प्राइस को बिल्कुल सेम टू सेम लेके चलना पड़ता है, अदरवाइज आप मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के सेक्टर्स के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, टारगेट कॉस्टिंग वहां आपको हेल्प करती है, आपको कॉस्ट बता देती है कि यार आपको इस प्राइस पे अगर चीज सेल करनी तो यू नीड टू हैव दिस कॉस्ट। आई होप सर लेक्चर्स आपको समझ आए होंगे, इसमें कोई भी क्लैरिटी ना हो तो डेफिनेटली आप पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।